आज हम चर्चा करेंगे एक समस्या पर कि अगर हमें किसी सरकारी ऑफिस में जाना पड़ जाए और वहां पर हमें कोई काम हो तो सिर पहले ही दुखने लग जाता है और ये समस्या सामने आ जाती है कि वो काम कैसे होगा, क्योंकि किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई सुनवाई होती ही नहीं है और कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ये भी बता दो कि सरकारी ऑफिस में जाते हैं, पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कोई भी अधिकारी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और ना ही वह आपकी किसी बात को अहमियत देता है। ऑफन आपसे यह भी कह देता है कि आप बाबू के पास चले जाएं और अपना काम करवा लें, या आपकी बात अनसुना कर देता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यह एक बहुत बड़ी समस्या और कॉमन समस्या है। अब आप चले जाते हैं बाबू के पास और बाबू आपका काम कर देता है और आपका काम हो जाता है और आप घर आ जाते हैं, लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि क्या यह काम बाबू का था? क्या उस बाबू को ये काम करना था? तो अधिकारी को उस ऑफिस में किस लिए लगाया गया? यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अधिकारी को वहां पर कार्य करने के लिए लगाया गया है। बाबू सिर्फ उसका सहायक होता है और अधिकारी की बात सुनकर बाबू को उसके कहे अनुसार कार्य करना होता है। यह सरकार की प्रोसेस है। और यह भी जानकारी दे दूं कि जब ऑफिस में जो कार्य करने की जिम्मेवारी अधिकारी की होती है, किसी भी बाबू को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रोसेस उसके उल्टी चलती है। अधिकारी जैसे ही ऑफिस में आता है तो वह अपने बाबू या अधीनस्थ कार्मिक को यह आदेश दे देता है कि किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो वह स्वयं सुलझा दे और उसे मेरे पास न भेजे। और यह प्रोसेस एक लंबे समय तक चलती रहती है और कुछ दिनों बाद अधिकारी किसी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और वह उस बाबू को कह देता है कि आज से सारा काम आप ही करोगे, मैं सिर्फ हस्ताक्षर करूंगा और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करूंगा। अब सरकार की बात बता दूं कि सरकार ने किसी भी अधिकारी को इसलिए लगाया होता है कि वह जनता की बात ध्यान से सुने, उसे समझे और उसके अनुसार कार्य करे और अपना आदेश अपने बाबू के माध्यम से उससे लिखवाकर या टाइप करवाकर आपको दे दे और आपका कार्य करवा दे। क्योंकि सरकार मानती है कि बाबू सिर्फ आदेश लिख सकता है, टाइप कर सकता है, उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही कोई भी क्लर्क कोई भी आदेश दे सकता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकारी प्रोसेस में पहले क्या था कि किसी अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया तो उसकी मोहर के नीचे क्लर्क के या जिसको बाबू हम बोलते हैं उसके लघु हस्ताक्षर करवाए जाते थे, जिसका अर्थ है कि यह आदेश बाबू ने टाइप किया है और यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वह बाबू इस बात के लिए जिम्मेवार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब बाबू ही उस आदेश के लिए जिम्मेवार है तो आपको अधिकारी क्यों लगाया गया है? क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप उस आदेश को पढ़ लें और उसे समझ लें? एक जानकारी यह भी दे दूं कि बाबू और अधिकारी, जैसा कि सरकार मानती है कि कार्य अधिकारी को करना होता है, इसलिए अधिकारी को 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक की तनख्वाह मिलती है और इसी प्रकार बाबू जो कार्य करता है उसे मात्र 20 से 25 हजार रुपए तनख्वाह सरकार देती है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि बाबू का कार्य सिर्फ टाइप करना और लिखना ही है, सारा काम अधिकारी को करना होता है, इसलिए उसे अधिक तनख्वाह दी जानी चाहिए। अधिकतर ये समस्याएं सामने आती हैं कि अधिकारी जनता को मूर्ख समझते हैं, जाहिल समझते हैं या असभ्य समझते हैं और उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते और ना ही उनकी बात सुनते हैं। तो मैं ये बता दूं कि अगर असभ्य जनता पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी और वह सभ्य तरीके से बात करेगी तो वह स्वयं अधिकारी बन जाएगी, फिर आपको अधिकारी बनने कौन देगा? इसलिए ध्यान रखें, जब तक ये जनता अशिक्षित है, निरक्षर है और कार्य करना नहीं जानती है, तब तक ही आप अधिकारी हो, उसके बाद आपको अधिकारी बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यह जानकारी दे दूं कि पहले अधिकारी बनने के लिए जहां 100 लोग पेपर देने जाते थे, वहां आज 10 लाख लोग पेपर देने जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप अधिकारी बनकर कार्य कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, आपका ये दायित्व है
कि आपको वो कार्य करना है और आपको जनता की सेवा के लिए लगाया गया है और आपको अधिकारी लगाया है, तो इसका मतलब आप सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन आप जनता के लिए नौकर हैं। हाँ, मैं ये बता दूं कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वह चपरासी हो और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो और चाहे वो भारत सरकार का हो, वे सारे जनता के नौकर हैं। मैं ये बात बता दूं कि मैं इनको नौकर क्यों कह रहा हूं, इस पर मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूं। इन सभी अधिकारियों को मैं नौकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको कार्य करने के बदले तनख्वाह मिलती है। अब बात आ जाती है कि तनख्वाह तनख्वाह इनको कहाँ से मिलती है, तो तनख्वाह इनको जनता के पैसों से मिलती है। अब इनको जनता के पैसों से तनख्वाह कैसे मिलती है, इस पर मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि भारत सरकार के पास दो खाते होते हैं, जिनमें एक होती है संचित निधि और एक होती है भारित निधि। इन दो खातों में भारत सरकार का समस्त पैसा होता है। इनमें सबसे पहले मैं बता दूं कि भारित निधि में वह पैसा होता है जो इमरजेंसी के टाइम ही काम लिया जाता है और उस पैसे को कभी भी काम इसके अतिरिक्त स्थिति में नहीं लिया जाता है। अब आ जाता हूँ संचित निधि पर। संचित निधि वह निधि है जिसमें जनता से टैक्स के माध्यम से पैसा लिया जाता है और उसमें पैसा इकट्ठा होता रहता है और उस इकट्ठे हुए पैसों से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसडीएम और यहाँ तक सबसे नीचे का अधिकारी या कर्मचारी जो चपरासी है, उससे तनख्वाह मिलती है। तो संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है, तो बता दूं कि टैक्स से जो जनता से पैसा लिया जाता है, उससे सारा पैसा इकट्ठा होकर इस निधि में चला जाता है। अब यह भी जानकारी दे दूं कि सुबह जागने से लेकर और रात को सोने तक हम हर चीज पर टैक्स देते हैं और जो जाकर संचित निधि में जमा हो जाता है। अगर आपने कोई भी चीज बाजार से खरीदी है, तो अगर वो 10 रुपए की है तो उसमें 2 रुपए सरकार का टैक्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी पर उपभोक्ता वस्तुओं पर भी 5% का टैक्स है। मतलब अगर आप गेहूं खरीद कर आटा भी खा रहे हैं, तो उस पर भी आपको 5% टैक्स देना होता है। इसका मतलब ये है कि हर वस्तु पर, हर जगह, हर टाइम हम टैक्स दे रहे हैं। तो हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं, ताकि हमें सुविधाएं मिले और ये अधिकारी हमारी बात सुने। जब ये अधिकारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हमसे इतना टैक्स क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि संचित निधि जो है वो भारत की जनता के पैसों से, टैक्स से होती है और उससे सभी अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। जब पैसा हमारा है और हम टैक्स के माध्यम से पैसा दे रहे हैं और उससे आपको तनख्वाह मिलती है, तो पैसा तो हमारा है, इसलिए आप हमारे नौकर हो। यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई अन्य व्यक्ति नौकरी कर लेगा और वो हमारा कार्य करेगा। क्योंकि हमारी भाषा हो सकता है असभ्य हो या हमें बोलने का तरीका नहीं हो, लेकिन अधिकारी का ये दायित्व है कि वह हमारी बात भाषा को समझकर और उसके अनुसार हमें कार्य करके दे, ना कि हमें यह बताए कि आप असभ्य हो, आपकी भाषा सभ्य नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो, आप हमें समझा नहीं सकते हो। अरे आपको इसीलिए तो लगाया गया था कि उस जनता की बात आप कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे। इसलिए आपकी तनख्वाह और बाबू की तनख्वाह में दिन रात का अंतर है। यहाँ तक कि अधिकारियों की तनख्वाह बाबुओं की तनख्वाह से 5 से 6 गुना होती है और यह एकदम हकीकत है। अब मैं अधिकारियों की बात करता हूँ, तो अधिकारी का अर्थ अधिकारी से नहीं होता है, सरकार की नज़र में जवाबदेहिता से होता है कि जिस भी अधिकारी को किसी क्षेत्र में लगाया जाता है, तो उस क्षेत्र से संबंधित जो उसके कार्य निर्धारित किए गए हैं, उन कार्यों की समस्त जिम्मेवारी और समस्त जवाबदेहिता उस व्यक्ति की होती है। मान लो एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि जवाबदेहिता किसको कहते हैं। मान लो एक जिला है, उस जिले में एक जिला कलेक्टर है। उस जिला कलेक्टर के दूरस्थ क्षेत्र जो उसकी तहसील का कोई एक गांव है, उसमें आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं या लड़ाई या दंगे से संबंधित घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या उस जिला कलेक्टर ने वहां पर जाकर दंगा करवाया? नहीं। क्या उसने आगजनी करवाई? नहीं। लेकिन उस जिला कलेक्टर की यह जिम्मेवारी है कि वहां पर वो आग लगने की घटनाएं या ऐसी घटना क्यों घटी और उसके लिए उसे तुरंत एक्शन लेना होता है। तो ये है उसकी जवाबदेहिता और ये है उसका अधिकार क्षेत्र। इसलिए निर्धारित किया गया था कि आपको किसी भी स्थिति में अपने अधिकार क्षेत्र में
कार्य करने की जिम्मेवारी आपकी है और जनता को सारी सुविधाएं मिल जानी चाहिए और मिलनी चाहिए। जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आपको अधिकारी लगाया गया है। बात हाल ही में ये देखने को आई थी कि सभी लोगों को एक बात पता चली कि बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। अरे बीएलओ ने सुसाइड क्यों किया, इस पर भी मैं बता दूं कि जितने बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे के अधिकारियों को अपना गुलाम समझते हैं और गुलाम की भांति उनसे व्यवहार करते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो सबसे नीचे का अधिकारी होता है उसे बहुत से अधिकारियों की बात सुननी पड़ती है और जिससे वे डिप्रेशन में आ जाते हैं और जिसका परिणाम हाल ही में हमें यह देखने को मिला था कि बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। बहुत सी घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं। तो मैं ये बता दूं कि जिस अधिकारी की जितना बड़ा पद उसका होगा उसकी जिम्मेवारियां भी उतनी अधिक होगी, इसलिए वह अपने नीचे के क्रम के अधिकारियों को अपना गुलाम नहीं समझे, क्योंकि वह आपके गुलाम नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, वह भी इंसान है, उनका कार्य क्षेत्र छोटा है और वे अपने विवेक के अनुसार कार्य कर रहे हैं। फिर भी अगर आप उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है तो आपको उन्हें आदेश नहीं देना होता, आपको सिर्फ उन्हें समझाना होता है कि किस क्षेत्र में उन्हें समस्याएं आ रही हैं और आप उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। जबकि होता उसका उल्टा है, अधिकारी किसी भी कर्मचारी या छोटे अधिकारी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो मैं ये बता दूं कि मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक सारे जनता के नौकर हैं और जनता के काम करने के लिए बने हैं, अधिकारी बनने के लिए उनको नहीं लगाया गया है। अब सिस्टम में एक यह भी दोष है जो मैं आपको बता दूं कि कोई भी अधिकारी जो बहुत बड़ा अधिकारी है उसे छोटे अधिकारी शिष्टाचार के साथ नमस्कार करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई छोटा अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी को नमस्ते या नमस्कार नहीं करता है तो वह बड़ा अधिकारी यह समझता है कि इसने मेरा अपमान किया है, इसने मुझे नमस्कार नहीं किया, ये इसका कार्य था। तो ये जानकारी दे दूं कि शिष्टाचार कोई अधिकारी अगर रखता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं रखता है तो ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। संविधान के किसी भी भाग में छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी को नमस्कार करना, उसका आदर करना, उसे इज्जत देना नहीं लिखा हुआ है। आप इस बात को दिमाग में बिठा लें। और अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो किसी भी अधिकारी को या बाबू को आप साहब कहें या ना कहें आपकी जिम्मेवारी नहीं है। शिष्टाचार के नाते भारतीय परंपरा के अनुसार आप उसे नमस्कार कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे सीधे बात करें और सीधा काम कह दें। यदि वो आपके काम को इनकार करता है तो आप अन्य तरीके भी काम ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कि किसी भी अधिकारी या किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं तो काम कैसे होता है। यदि आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं और आपको कोई कार्य है तो आप बाबू से कभी ना मिले, सीधे ही अधिकारी से संपर्क करें और उसे अपनी समस्याएं बताएं। यदि वह कहे कि आप बाबू से संपर्क कर लें तो आप उनसे विनम्र निवेदन करें कि श्रीमान जी, बाबू का कार्य हमारी बात सुनना नहीं है, आपको अधिकारी लगाया गया है और आप हमारी बात सुनेंगे। यदि अधिकारी ऑफिस के अंदर नहीं है तब आप क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि अधिकारी कहाँ है और कब आएगा। आपको सामान्यतः एक जवाब दे दिया जाता है जो बता देता हूँ कि अधिकारी आज छुट्टी पर है। इस स्थिति में आप क्या करें, इस स्थिति में आप किसी भी क्लर्क से संपर्क करें और यह पूछें कि अधिकारी छुट्टी पर है तो उसका इंचार्ज कौन है। यह इंचार्ज जो शब्द है वह उस व्यक्ति के लिए लिया जाता है जब अधिकारी छुट्टी पर होता है तो उस स्थिति में उसका कार्य करने के लिए सरकार ने टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है और वह इंचार्ज ही आपको कार्य कर दे देगा। क्योंकि आपका कार्य बहुत बड़ा नहीं होता है, आपके छोटे छोटे कार्य होते हैं, इसलिए वह इनकार नहीं कर सकता है। और किसी भी ऑफिस में इंचार्ज नहीं हो ऐसी स्थिति कभी नहीं होती है। यदि आपको यह जवाब दे दिया जाए कि अधिकारी मीटिंग में है तो उनसे आप पूछें कि कब तक आएंगे और आप उनका फोन नंबर ले लें। यदि फिर भी आपका कार्य नहीं होता है, आपको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे। यदि आप राजस्थान से हैं तो आप इसके लिए संपर्क पोर्टल यानी 181 181 पर शिकायत दर्ज करवा दें कि मैं इस ऑफिस में इस समय इस कार्य के लिए गया था और मुझे वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं मिला और कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो इस स्थिति में आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और आपके पास उस अधिकारी का फोन आएगा कि आपका क्या कार्य था और आप इस कार्य से आएंगे।
आपको उसके बाद उस ऑफिस में संपर्क नहीं करना है। वह अधिकारी ही आपसे बात करेगा और आपकी समस्त समस्याओं को सुलझा देगा। यदि आप उस ऑफिस में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, और अगर नहीं जाना चाहें तो आप यह भी कह सकते हैं कि मैं अपने घर बैठा हूं और आपको मेरा काम मेरे घर बैठे ही करना होगा, तो वह अधिकारी आपके घर किसी व्यक्ति को भेजेगा और आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएगी और आपका कार्य हो जाएगा। ये राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और इंडिया के अदर स्टेट में अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आपकी सरकार ने भी आपके लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आप उसको काम में ले सकते हैं। अन्यथा इंचार्ज की व्यवस्थाएं हैं, आप उसके अनुसार भी कार्य कर सकते हो। इसके अतिरिक्त सरकारी ऑफिस में कोई कार्य किस प्रकार होता है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, कब कार्य होगा, कब नहीं होगा, इसके संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आप बात कर सकते हैं, कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसके लिए आपको 181 पर कॉल करना है और आप अपनी शिकायत दर्ज करवा दें। यदि आप इसके संबंध में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दें और आपको इस संबंध में वीडियो भी बना दिया जाएगा।